गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है, जो वेबिनार है, वो मैरिज के ऊपर है। मैरिज के अंदर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा एक चीज होता है कि हम लोग अपना प्रारब्ध भोगने आए होते हैं और स्पाउस भी अपना प्रारब्ध भोगने आता है। बड़े ध्यान से आप देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये जो चार्ट है आपका आपका ये लगना हुआ, लगना से छठा घर आपका प्रारब्ध है। और ये स्पाउस हुआ पति या पत्नी, उसका ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध सब सप्तक होते हैं वाइफ और हस्बैंड के। जैसे लगन से सातवां घर स्पाउस का है, ठीक वैसे ही पति पत्नी के प्रारब्ध एक दूसरे से सम सप्तक होते हैं। तो प्रारब्ध हमें भोगना होता है। कई बार हम मजाक में कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, तो वो चीज होती है। बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे इसके अंदर। काफी लोग जो जानकारी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी रखते हैं वो लोग पकड़ जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। अब होता क्या है कि आजकल एक कल्चर हो गया है, पहले कैरियर फिर मैरिज, पहले कैरियर फिर मैरिज। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, कैरियर और मैरिज के बाद को तवज्जो देते हैं। अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। कई बार मैरिज योग नहीं भी होता चार्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना है मैरिज का प्रॉमिस भी है या नहीं है। तो मैरिज का प्रॉमिस नहीं है तब तो कोई फायदा नहीं है, दुनिया भर के आप उपाय करते रहे और उसका कोई लाभ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सैटर्न and Mars sitting in the seventh bhava and the Lagna Lord sitting in the eighth house gives you no marriage yoga. बहुत सारे योग हैं, आई विल रिवील इन द क्लास इटसेल्फ, कि मैरिज नहीं होता है। अब एक क्या होता है, जैसे किसी का सूर्य है, बुध है, शुक्र है, तीनों अलग अलग हाउस में बैठे हैं, आपकी चप्पल टूट जाएगी शादी कराने के लिए। सिंपल सी बात समझ लीजिए, चप्पल टूट जाएगी, तीनों अलग है। शुक्र जितना सूर्य से दूर होगा उतनी शादी लेट होगी, सीधी सी बात है। मेरा खुद का शुक्र सूर्य से थर्ड है, तो 28 के बाद मेरी शादी हुई, शादी लेट होगी। सूर्य शुक्र का जितना, एक राशि होती है 30 डिग्री की, ये राशि 30 डिग्री की होती है। तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा डिले मैरिज को करेगा। आगे चलते हैं। अब देखो, कई कुछ लोग तो बुढ़ापे में शादी करते हैं, 40 साल की उम्र हो जाती है फिर शादी करते हैं। उसके लिए सिंपल सा रूल क्या होता है, आपका सेवंथ लॉर्ड जो होता है वो या तो हो नीच का, क्लियर हुआ, और शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठा हो। अब ये सेवंथ लॉर्ड जो नीच का मैंने कहा है, एनीवेयर इन द चार्ट, चार्ट में कहीं पे भी नीच का हो और शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोग 40 की एज में शादी कराते हैं। नंबर 2, कलत्रकार का प्लैनेट्स इफ दे आर रेट्रोग्रेडेड इन योर चार्ट। कलत्रकार का कौन से ग्रह होते हैं, वीनस एंड मार्स। जिनका वीनस रेट्रो होता है वो खुद से देर से शादी करते हैं। अब फीमेल के चार्ट में मंगल अगर रेट्रो है तो वो भी खुद से देर से शादी करती हैं। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। जुपिटर का एस्पेक्ट पॉजिटिव का मतलब, इफ जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 6 8 12 और मार्का भावा और द लॉर्ड ऑफ बाधक पति, तब जुपिटर मदद नहीं करता। याद रखिए, जुपिटर 6 8 12 का स्वामी हो, मारक भाव का स्वामी हो या बाधक पति हो, तो विवाह में वो फिर जल्दी नहीं करेगा, रिलीफ नहीं देगा, वो उल्टा डिले करेगा। इस चीज को हमने समझना है। अब आगे चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी यंगर का, कि मेरा लव मैरिज वगैरह होगा या नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझिए। अब मैं इसमें ना एक चीज बड़ी अच्छी सी रिवील करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। मरकरी जो बुध है,
वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए किसी भी लड़की हो तो उसका कॉम्बिनेशन अलग है। मान लीजिए एक लड़की थी उसका जो है मार्स जो था नीच का था। मान लीजिए हमने मेष लगन ले लिया, बड़े ध्यान से आप समझिए। मंगल था, साथ में शुक्र बैठा, साथ में बुध बैठा, तो बॉयफ्रेंड उसका हुआ। क्लियर? इसका लव मैरिज का योग बन गया, हमने बना लिया एक सेकंड में। कैसे भी अलग, देयर आर 1000 योगास आर देयर टू हैव अ लव मैरिज। अब ये मैरिज हो गई, मैरिज होते ही ये डाइवोर्स हो जाएगा। कारण बुद्ध जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है एज ए बॉयफ्रेंड, बहुत अच्छी, दैट इज वेरी गुड। बट अब ये बुद्ध डेड हो जाएगा और मंगल एक्टिवेट हो जाएगा जो कि नीच का है। पति का कारक मंगल है। बहुत सारे लोग लव अफेयर में होते हैं जी, 10 साल से अंडरस्टैंडिंग है, शादी हुई, तलाक हो गया। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि प्लेनेट कौन सा एक्टिवेट होना है? अगर मंगल एग्जॉल्टेड है तो पति तरक्की करेगा। सिंपल सी बात है। इन चीजों को बड़ा बारीकी से हमें समझना होता है, ना कि ऐसे ही सिर्फ देखा और चल दिया। ऐसे नहीं होता, हमको बड़े ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का वीनस कहीं पे भी बैठा है। कौन सा लगन बना ले? चलो टॉरस लगन बना लेते हैं, 3 4 5। कोई लगन बना लेते, अपना कोई रिश्तेदारी नहीं है, अपने को तो सूत्रा समझने होते हैं। अब मान लीजिए वीनस यहां बैठा है। अब वीनस से 7th लॉर्ड बना सैटर्न। सैटर्न सिटिंग इन द आइदर इन द 12th, 6 और 8th हाउस में। सीधी सी बात है, शादी बड़ी देर से होगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो हो सकता है टाइमली करा दे। बात क्लियर है? सैटर्न तो वैसे भी देरी के कारक है, ये बात आप कभी मत भूलिए, शनि देरी के कारक है। आप चेक कर लीजिए, इवन मैं जब नाड़ी पढ़ाता हूं तो वीनस एंड सैटर्न, दिस इज अ वेरी गुड मनी योगा, धन योग बहुत अच्छा है। पर शादी देर से कराता है ना। पत्नी है, वीनस पत्नी है, शनि कर्म है, आप प्रोफेशन जो भी कर रहे हैं, पर शादी देरी से दे देगा। सिंपल सी बात है। कई बार ये योग बड़ा अच्छा होता है, जो वाइफ बन के आती है तो हस्बैंड उनके नाम पे प्रॉपर्टी भी कर देते हैं। वीनस सैटर्न अच्छा है। अब मार्स और वीनस, जैसे ये है आपका, ये है पति और ये है पत्नी, ये लव मैरिज का योग भी है, पति पत्नी का योग है। नाड़ी के अनुसार 7 जन्मों का साथ है, पति पत्नी का अच्छा योग है। ऐसे योग में जिन फीमेल्स का होता है तो हस्बैंड उनके नाम पे प्रॉपर्टी करा देते हैं। रीजन मार्स इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इन अच्छी चीजों को समझने के लिए बारीकी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में पाया है नाड़ी की ये वाली जो टेक्निक है, मार्स एंड वीनस पति पत्नी वाली, आफ्टर द एज ऑफ 45 मेरी एक डेमो क्लास में समवन कंफर्म्ड दिस टेक्निक। बड़ी एज में पति पत्नी अलग कमरे में रहेंगे, तलाक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी, बट एक छत के नीचे, एक रूम के नीचे नहीं रहेंगे। और मेरी एक पुरानी अगर आप देखेंगे डेमो के अंदर 45 का पर्सन था, ही हिमसेल्फ एडमिट दैट कि हम लोग अलग सोते हैं। तो ये चीजें हमें बारीकी से समझनी है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब आपको बताएं, मरकरी केतु ये भी लव मैरिज का है। मरकरी केतु जो है वो लव मैरिज का है। कई बार मरकरी केतु वाले कोर्ट मैरिज भी करते हैं, बॉयफ्रेंड होता है। केतु मीन्स लॉ, याद रखिए, केतु मीन्स लॉ। तो ऐसे लोग जो हैं वो उस ढंग से विवाह करना चाहते हैं। अब पॉइंट आता है कि इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज आजकल काफी चलन है। इंटरकास्ट मैरिज के अंदर क्या होता है, वीनस के साथ राहु आ जाए,
मार्स के साथ राहु आ जाए फीमेल के चार्ट में, वो भी उसको इंटरकास्ट की तरफ लेके जाएगा। और जुपिटर भी ले लीजिए, वो भी दे देता है इंटरकास्ट राहु। ठीक है, सैटर्न भी इंटरकास्ट देता है, ऐसा नहीं है राहु देता है, सैटर्न भी इंटरकास्ट देता है। अब ये तो हो गया, हमने कारक को पकड़ा। अब मान लीजिए किसी का कोई भी लगन हो सकता, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो सप्तम भाव में धनु राशि आएगी, उसका लॉर्ड बना जुपिटर। मान लीजिए जुपिटर जो है वो बैठ गया शनि के साथ, इंटरकास्ट मैरिज प्लस लेट मैरिज, दो बातें आएंगी अब यहां पर, क्योंकि शनि देरी के कारक हैं प्लस इंटरकास्ट मैरिज के भी कारक हैं, तो अलग अलग चीजें होती हैं। अब आगे समझिए, बहुत सारे सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मून है और मार्स है, ये इंटरस्टेट मैरिज भी करा देता है, आउट ऑफ द कंट्री भी मैरिज करा देता है। हाँ, अपवाद हर चीज का होता है, कोई कहे जी मेरी तो नहीं हुई, वो बात अलग है, बट 100 में से मैंने ये पाया है 90% ये इंटरस्टेट मैरिज कराते हैं। इंटरस्टेट, जैसे मान लीजिए लड़का दिल्ली में रहता है तो कन्या जो है उत्तर प्रदेश से आ गई, तो इंटर स्टेट वाली बात होगी, लेकिन 10% ऐसा भी है जो सेम स्टेट में होता है। आगे चलते हैं, बड़े आराम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है कि हमारा लव मैरिज का क्या चक्कर है, बहुत सारे सूत्र हैं लव मैरिज के। मैंने अभी राहु और वीनस आपको लिखा, भाई साहब ये इंटरकास्ट मैरिज भी है और लव मैरिज का कारक भी है। मार्स एंड वीनस ये भी लव मैरिज का कारक है, हमने कारक से चले कि ये लव मैरिज हो गया। अब हम हाउसेस को भी तो समझेंगे। अब देखिए ये 5th हाउस है, ये 7th हाउस है, कंजक्शन और म्यूचुअल एस्पेक्ट। मैंने कहा 5वें भाव का स्वामी और 7th भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पे भी इकट्ठे बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें, परस्पर दृष्टि, म्यूचुअल एस्पेक्ट उसे बोलते हैं, तो लव मैरिज करा देंगे। या 7th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे को देख ले तो भी लव मैरिज है। अब आगे चलिए, अब आगे बताते हैं। अब ये 5th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें, ये भी क्या करा देंगे, लव मैरिज करा देंगे। बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये लगन का स्वामी और सप्तम का स्वामी इकट्ठे बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें तो भी लव मैरिज है। सिंपल सी बात है, लव मैरिज के बहुत सारे योग हैं। अब आपको एक बढ़िया चीज बताते हैं, 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, रिश्ता चल के आता है। सिंपल सी बात है, रिश्ता चल के आता है। दूसरी बात, सपोज D9 के अंदर सैटर्न सिटिंग इन द लग्न, भैया मेल के लिए तो ठीक है, फीमेल के लिए बड़ा बुरा योग है। मैं प्यार से बोलता हूं, ससुराल में शाही पनीर नहीं मिलेगा, घिये की सब्जी मिलेगी। You will never get respect in your in-laws house. मेल गया है, उसने साल में एक बार जाना है, नहीं पूछेंगे ससुराल वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। लेकिन अगर लड़की का है, उसे तो रहना ही ससुराल में है ना। शी शुड मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे ससुराल में रहना है, तो इसलिए जो है आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब एक और सूत्र आपको बताता हूं। मैं पुनर्फू का क्लास पढ़ा रहा था, मैंने कोर्स कराया पुनर्फू, जिसे आप लोग विष योग पढ़ते हैं, कभी भी नेगेटिव चीज बोलनी नहीं चाहिए। आप देखिए सैटर्न एंड मून यू आर बीइंग कॉल्ड विष योगा, ये वर्ल्ड फेमस योग भी होता है, वो तो मैं पुनर्फू में पढ़ाऊंगा जब कभी आएगा वो। ये क्या है, पुनर्फू योगा, लड़की के हो लड़के के हो, ऐसा होता ही नहीं है कि इनकी शादी में कोई कलेश ना पड़े। 110% कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मेरी क्लास में सज्जन थे समीर जी, एंड ही इज हैविंग दिस पुनर्फू योगा इन हिज बर्थ चार्ट। बोले जी हम पहुंचे लेट रात को,
12 बजे के बाद पहुंचे, बारात में पहुंचना था 9 बजे, हम रात 12 बजे के बाद पहुंचे। एक तो डांट पड़ी, दूसरा खाना नहीं मिला। लोचा ना हो, मैं बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल करता हूं, सैटर्न एंड मून वाले का लोचा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। एक और गिफ्ट देना चाहूंगा, जिनका सैटर्न एंड मून दे आर हैविंग इन देयर बर्थ चार्ट, वो ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर ना करें, रिश्ता टूट सकता है, याद रखना, रिश्ता टूट सकता है। सैटर्न मून वाले ज्यादा फोन पर ना लगे, वरना रिश्ता टूट जाएगा, वो दिक्कत दे देगा। आगे चलते हैं, एक और आपको बताते हैं। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है, पांचवें घर का स्वामी बना सूर्य। सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, क्लियर है, मेष राशि में उच्च का होता है। इसकी राशि में अगर राहु बैठा है, द पर्सन विल गो फॉर लव मैरिज। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की उच्च राशि में यदि राहु बैठा है, तो व्यक्ति लव मैरिज की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है। फिर आता है ना पहली नजर का प्यार, कैसे होता है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। पहली नजर का प्यार वाला लोग चक्कर डालते हैं ना। अब मान लीजिए किसी लड़की का वीनस, चलो उसका कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और मंगल, ये मंगल ट्राइन में आया ना वीनस, लड़का हो या लड़की हो, अगर वीनस और मार्स दे आर सिटिंग इन ईच अदर, मान लो ये बॉय है या गर्ल है, ठीक है, तो वीनस के त्रिकोण में मंगल बैठा है, इसको कहते हैं पहली नजर का प्यार। सिंपल सी बात। अब यहां पे बिठा दे मार्स को, तब भी वही बात है, त्रिकोण में बैठा है जी, ये भी त्रिकोण ही तो बना है। अगर ये मंगल और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण में बैठते हैं, तो पहली नजर का प्यार होता है। बात खत्म, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं है इसको हमें जो ना समझ में आए। आगे चलते हैं और अच्छी सी बात सोचते हैं। अब कन्याएं बेचारी पूछती हैं हमारा पति कैसा होगा, पति से हमारे को क्या मान सम्मान मिलेगा, कैसा किस तरीके से होगा। अब आप बढ़िया सा बात को समझने का प्रयास करें, आपने मेल हो या फीमेल हो, जैसे फीमेल पूछती है कि मेरा पति कैसा होगा, ऐसे ही पति पूछता है कि मेरी पत्नी कैसे होगी। आपने फोकस कहाँ करना है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड पर। आपने फोकस कहाँ करना है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड पर। अब सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है, वो देखिए कहाँ बैठा है। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो भाई साहब ये तलाक की तरफ गया, क्यों कर रहा है भैया शादी। यहाँ गया है तो इतना नहीं है, पर है दिक्कत। इधर गया है तो भी कोई इतना नहीं है। सेवंथ लॉर्ड अपने से छठा, सेवंथ लॉर्ड अपने से दूसरा, सेवंथ लॉर्ड अपने से 12वां। 12वां सबसे ज्यादा नेगेटिव है। रीजन बिहाइंड छठा भाव कोर्ट कचहरी है। सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, वो कई बार इंटरस्टेट मैरिज भी दे देता है, आउट ऑफ द कंट्री भी मैरिज दे देता है। ऐसा नहीं है, कमी थोड़ी सी जरूर होती है, पर उतना दोष नहीं लगता। आगे चलें। अब आप ध्यान से देखिए, अगर किसी का सेवेंथ लॉर्ड उच्च का है, तो पति तो बढ़िया मिलेगा। इवन जिस फैमिली से पति मिलेगा, वो फैमिली भी बड़ा स्टेटस रखती होगी। इजी वे है समझने को। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड नीच का है, तो ऐसा नहीं है नीच परिवार से होगा, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होगी फैमिली। सिंपल सी बात समझिए, हमेशा उल्टा नहीं पढ़े, कभी भी बढ़िया पढ़े। एक शॉर्टकट सूत्र बता देता हूं, जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूं तो ये मैं कहता हूं, बृहस्पति को गठबंधन, जो गांठ बांधी जाती है ना फिरों के समय, दैट इज कॉल्ड गठबंधन। अब वैदिक में इसे पति भी कहा गया है, जुपिटर को वैदिक में इसको पति कहा गया है।
नाड़ी में पति जो है वो मंगल है और पत्नी का दोनों जगह वीनस ही है, शुक्र ही है, ये पत्नी है। सीधी सी बात समझ लीजिए, शादी के लिए कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आपको पिक्चर क्लियर होगी। अगर ये तीनों पीड़ित हैं कुंडली में, भैया डोंट गो फॉर मैरिज, वो सुसाइड करना बोलता हूं मैं उसको। तीनों अगर पीड़ित है, मान लीजिए शुक्र के साथ राहु बैठा है और राहु का एस्पेक्ट मंगल और बृहस्पति भी है, तीनों ही पीड़ित हो गए, बात खत्म, हो गए पीड़ित। अगर तीनों अफ्लिक्शन में आ गए तो ये डिवोर्स की तरफ, सेपरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब मैं एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूं, देखिए, मान लीजिए किसी का मंगल यहां बैठा है, क्लियर है, और राहु के साथ शुक्र बैठ गया, राहु की दृष्टि मंगल पर आई, मंगल है पति, शुक्र है पत्नी, ये सेपरेशन की तरफ जाएंगे, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो राहु ने बैंड बजा दिया। आपको बड़ा सुंदर बताता हूं, आप देखो अभी शादियां हुई है ना बहुत सारी 1.5 साल के अंदर, आप ये देखो काल पुरुष की, इसमें कौन बैठे हैं महाराज, राहु महाराज, इसमें कौन बैठे हैं, केतु बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली पति पत्नी की, या आप कहें कलत्रकार का राशि आर अंडर अफ्लिक्शन ऑफ राहु केतु। बड़े ध्यान से फिर से समझिए कि काल पुरुष की पति पत्नी की, इसका स्वामी मंगल हुआ, इसका स्वामी शुक्र हुआ, जिनकी शादियां हुई हैं, एक तो वो शादियां मानेंगे कि ये मंगल और शुक्र को नहीं देख रहे, खटपट तो रहेगी, 10% रहेगी, ऐसा नहीं है नहीं रहेगी। अगर इस राहु या केतु ने मंगल और शुक्र को देख लिया तो वो शादियां तलाक की तरफ जाएंगी आगे चल के, क्योंकि ये देखा नहीं है हमने, शादी कर ली फटाफट। यहां गड़बड़ हो जाती है, हम लोग समझते नहीं है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, काल पुरुष की राशि मेष और तुला, जो कि पति पत्नी की राशि है आपके विवाह की, और उसमें राहु केतु बैठे हुए हैं, राशि अफ्लिक्टेड है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। वैसे मैं अपनी क्लास में, चूंकि मैं तो कंसल्टेंट हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरी अच्छी हॉबी हो गई है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी क्लास में शेयर करता हूँ। देखो ये एक चार्ट आया था, उसमें ये कॉम्बिनेशन था, तो आप भी कोई चार्ट जो है शेयर कर सकते हैं, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है। जब मैं सूत्रास लिखवाता हूं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ 8-10 कुंडलियां अपने पास लेकर बैठो, ताकि जो मैं सूत्र पढ़ा रहा हूँ लग रहे हैं नहीं लग रहे, साथ के साथ कंफर्म करिए, मुझे अच्छा लगता है वो। आगे चलते हैं। अब बड़े ध्यान से सीखिए, पति का कारक हुआ मंगल, अब मंगल के साथ राहु बैठा है किसी लड़की की कुंडली में, मान लीजिए, क्लियर, राहु चीटर है, राहु फ्रॉड है, उसे पति अच्छा मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ बाप जितना मर्जी ढूंढ ले, पति ने मिलना वही है, तो लिखा तेरे भाग्य में यही है, बात को आप समझिए। अब मान लीजिए शुक्र के साथ राहु है, पत्नी मिलेगी आपको प्यारी सी, समझदार, इंटेलिजेंट, आपको साइड में लगा देगी 2 मिनट में। शुक्र राहु और चंद्रमा इकट्ठे हो, बुरा नहीं मानिएगा, भगवान ने मुझे एक बेटी दी है, ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना। दूसरा, चंद्रमा, मंगल, राहु, नेवर गो फॉर मैरिज, क्योंकि ये चक्कर क्या है ना, शुक्र जो है बहू है, चंद्रमा सास है, बात को समझिए, इशारा बहुत है। तो सूत्र बहुत सारे हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने कारक बता दिया, कारक एफ्लिक्शन में है तो बात अलग है। अब मान लो किसी का मिथुन लगन है, अब 9 नंबर राशि यहां आई, अब इसका स्वामी बृहस्पति बना, बृहस्पति मान लीजिए यहां 12 नंबर में अपनी राशि का होके बैठा है, साथ में राहु बैठ गया, पति अच्छा मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
सेवंथ लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, या पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, कन्या का भी तो हो सकता है ना मिथुन लगन। हमें ये देखना है कि कारक या सेवंथ लॉर्ड अफ्लिक्शन में, अलग अलग रूल दो बताए, कारक और सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्शन में। क्लियर है। अब मान लीजिए किसी का शुक्र यहां बैठा है, 4 नंबर ये लिखा है, शुक्र यहां बैठा। अब राहु ने शुक्र को भी देख लिया। इस वाले को तो मैं हाथ जोड़ देता हूं, भैया तू तो करी मत शादी, क्योंकि शुक्र जो है कारक है, कलत्र कारक। नाड़ी के अंदर इसको ऐसे भी समझते हैं, शुक्र को फैमिली भी बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं हम लोग? फैमिली। यानी उसने कबाड़ा कर दिया सेवंथ हाउस लॉर्ड का भी और कारक का भी। तो शादी क्यों कर रहा है भैया तू? हो ही ना गड़बड़। तो इस तरह से हमको समझना जरूरी है। एक मेरी वीडियो थी, मैंने सब लोगों का भला किया था, एक वीडियो बना के, आप देखना अपलोड होगी, फिर भी सिखा देता हूं। अब देखो मैं आपको अब सिखाता हूँ एक मंगलिक की ना नॉन मंगलिक से कैसे शादी होती है। बड़े ध्यान से सीखना। नॉन मंगलिक से शादी कराते हैं अपन। एक सेकंड, मेरे को टूल्स लेने होते हैं, मैं इतना एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, सीधा साधा सिस्टम है मेरा। अब देखो बड़े ध्यान से सीखिए। मान लीजिए किसी कन्या का मंगलिक है, मंगलिक है, यहां लिख दिया मंगल हमने, यहां लिख दिया मंगल हमने, मंगलिक हो गई बेचारी। अब इसकी शादी नॉन मंगलिक से करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? या तो जुपिटर यहां हो, ये मान लीजिए गर्ल की चार्ट है, ये बॉय का चार्ट है, यहां जुपिटर हो, या जुपिटर इस मंगल को देख ले। मान लीजिए उसका जुपिटर कहां होना चाहिए? भाग्य भाव में। तो वो देख लेगा ना इस मंगल को। ये देखिए यहां आया है जुपिटर, इसने इसको देख लिया, कट गया मंगल। आप इनकी शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंगल लड़की को दोष देगा, लड़के को नहीं। लड़के ने तो उसका जो वेग है वो रोक दिया जुपिटर द्वारा। सिंपल सी बात है, हो सकती है शादी। भैया खामखा दिमाग का दही मत करो, बेचारी लड़की की उम्र निकाल दी आपने। मान लीजिए लड़के का जुपिटर यहाँ है, तो यहाँ का जुपिटर हम यहाँ लाए लड़की के, इसने रोक दिया इसके वेग को, काट दिया। अगर जुपिटर मंगल को काट रहा है तो विवाह किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। खाम खा परेशानी मत लें आप, बात ये समझ लीजिए। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से सूत्र तो बहुत सारे हैं, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बताने में। मान लो सेवंथ लॉर्ड किसी पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, ये नक्षत्र थ्योरी भी तो है, अभी हमने हाउस थ्योरी पढ़ी। मान लो किसी का मिथुन लगन है और ये सेवंथ हाउस का लॉर्ड बना बृहस्पति। मान लो बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में बैठा है, लग गई लंका। आद्रा का अर्थ तो वैसे भी आंसू होता है, शादी के बाद तूने आंसू ही बहाने, और तो करना कुछ नहीं है। सिंपल थ्योरी। क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में ही चला गया। आद्रा तो वैसे भी खराब है, स्वाति हो तो चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं जी मेरे को कमाऊ बीवी मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। सैटर्न एंड वीनस इफ दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट दे विल गेट अ वर्किंग वाइफ। सिंपल सी बात है, ऐसी क्या दिक्कत है? तो वो चीजें इंपॉर्टेंस देती हैं। क्लियर है? वर्किंग वाइफ मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, एज का डिफरेंस क्या होता है। देखिए मान लीजिए किसी का शनि बैठा है सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस में शनि बैठा है, मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, तो एज डिफरेंस कई बारी ज्यादा हो जाता है, 5 साल से ज्यादा। समझ आया? सिंपल सी बात, शनि एक तो विवाह में देरी करेगा, दूसरा पति या पत्नी आयु डिफरेंस भी मिलेगा। सिंपल सी बात, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। अब मान लीजिए अब जैसे मिथुन लगन है या कन्या लगन है, कन्या लगन आता है तो यहाँ 12 आएगा। तो ये जुपिटर बना सेवंथ हाउस का लॉर्ड। तो जब जुपिटर बनता है तो एज ऑलमोस्ट सेम होता है, साल 6 महीने का डिफरेंस या 2 साल मैक्सिमम, ऐसा नहीं ज्यादा होता।
बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं, बट एक जनरल ओपिनियन होता है जुपिटर गिव्स द सेम एज। आगे चलते हैं। अब जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उसकी उम्र ज्यादा है और उसका जो फॉरेनर अमेरिकन पति है उसकी आयु कम है। तो कैसे पता लगेगा? सिंपल सी बात है। सेवंथ लॉर्ड देखिए, सेवंथ लॉर्ड यदि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है तो पति जो है वो छोटी उम्र का मिलेगा। फीमेल के चार्ट की बात कर रहा हूं। सेवंथ लॉर्ड, अगर किसी कन्या का सेवंथ लॉर्ड का स्वामी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है तो उसका पति जो है वो क्या होगा? आयु में छोटा होगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी वे है समझने का। मरकरी जो होता है ना, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखा करो, क्योंकि ये उल्टी सीधी शादियां यही कराता है। 50 साल की लेडी थी, 21 साल के लड़के से शादी होगी, 21 साल का लड़का था, 16 साल की लड़की से शादी कर ली। उल जुलूल शादी में मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। यू हैव टू फोकस ऑन इन इट। आगे चलते हैं। हमारा बेडरूम के लिए हमें दो राशियां देखनी होती हैं, दो भाव, सॉरी राशियां नहीं, दो भाव। 12th हाउस एंड दिस हाउस। अगर इनमें पापी ग्रह बैठे हैं तो भैया आपकी बेडरूम लाइफ नहीं है। अब कोई कहे जी मेरे तो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो भैया भजन कर फिर। वैसे भी 6 8 12 में ग्रह बैठने ही नहीं चाहिए, जीवन सुखदायी होता है। जिनके छठे आठवें 12वें में ग्रह नहीं है, जीवन काफी हद तक सुखदायी होता है। छठे और आठवें और 12वें में अगर पापी ग्रह बैठे सुख नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारे सूत्रास हैं, आगे चलते हैं। अब आता है कि प्रोग्रेस होगी शादी के बाद मेरी, क्या मेरा भाग्य उदय होगा? अब मान लीजिए किसी का हाँ चलो मिथुन लगन ले लेते हैं। मिथुन लगन में कुंभ राशि आएगी या 9 नंबर राशि आएगी, इसका स्वामी शनि बना। इफ नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, जैसे ही फेरे होंगे उसका भाग्य का उदय हुआ, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का था। चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्पाउस के आने पर ही भाग्य का उदय होना तय है, अन्यथा नहीं है। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अगर सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, तब भी शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा। सिंपल इजी वे है। अब होता है कि मेरी शादी कब होगी, बड़ा सा लोग ना उल जुलूल उपाय करते हैं। फेडअप के भाई बिना सोचे समझे उपाय कभी नहीं करने चाहिए। अब होता क्या है कि आपकी शादी की दशा तो है, गोचर नहीं है, तो शादी नहीं होगी। सिंपल सी बात है। आपकी दशा है, गोचर नहीं है, शादी नहीं होगी। गोचर है और दशा नहीं है तो भी शादी नहीं होगी। इसीलिए तो देर से होती है शादी। जब तक दशा और गोचर का मिलन नहीं होता, विवाह नहीं हो सकता। कर लो जितने मर्जी उपाय कर ले, खाम खा अपना समय धन एनर्जी सब कुछ वेस्ट करेंगे। अब आप देखिए, जुपिटर की दशा, वीनस की दशा, राहु की दशा, ये विवाह कराने वाले ग्रहों की दशाएं हैं। सिंपल सी बात है, दशाएं होंगी तो विवाह करिए। हाँ, अब एक और बड़ा सीधा सा अपनी रिसर्च यहाँ पर एक शेयर करता हूँ। मेरे पास ना आज से 20 साल पहले ना एक फैमिली आई कंसल्टेंसी के लिए। लड़की की 7.5 चल रही थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़की की 7.5 चल रही थी। 7.5 का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। सीधी सी बात है। तो मैंने कहा विवाह तो निश्चित है कन्या का, मध्य भाग में आएगा। अब किसी का चंद्रमा यहाँ हो और उसके ऊपर शनि आ जाए, सैटर्न आ जाए, तो 7.5 का मध्य भाग हुआ, तो मैंने कहा शादी तो पक्का है। अब मैंने उनको कुछ उपाय दिए। उन्होंने क्या करा, मेरे से बाद में कंसल्टेंसी लेने नहीं आए, उठा के लड़की की शादी कर दी।
वो लड़की बहुत अच्छी लॉयर है, उसका पति भी लॉयर है, आज तक दोनों की बनी नहीं है। कारण लड़के की भी साढ़े साथी थी। एक की साढ़े साथी हो तो दूसरे की नहीं होनी चाहिए। है तो शादी गई भैंस की, पानी में गई, वो तो डूब गई। आपको ये ध्यान देना है। हमले क्या होता है कि 36 में से 32 गुण मिलाने के चक्कर में रहते हैं, बाकी नहीं सोचते हम लोग क्या ठीक है क्या गलत है। हमको ये सारी चीजें बारीकी से सोचनी होती हैं। अब मान लीजिए कोई शादी करने जा रहा है, लड़के की अब कुछ लड़के की मान लीजिए बॉय है, उसके 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, कोई ग्रह बैठा, उसकी दशा चल रही है, वो कैरियर पे फोकस है। अब मान लो उसने लड़की से शादी करी, लड़की से शादी करी, लड़की का गर्ल का लगन में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा है, दोनों की शादी करा दी, 110% डाइवोर्स है, बात खत्म। जिनको केपी एस्ट्रोलॉजी आती है उनको समझ आ गया, 110 जो है निगेट के हाउस है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सूत्रास को जैसे नाड़ी है कि मैं बड़े आराम से इजी वे में पढ़ा देता हूं। अब मान लो किसी के छठे घर की दशा चल रही है, बॉय की, तो लड़की की लगन की या 10th हाउस में बैठे ग्रह की दशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो तलाक वाली दशा चल रही है इसकी तो। और ये मैचिंग इससे निगेट के हाउस पे से भी अगर हो गई दोनों में से, तो गई भैंस पानी में। आगे चलते हैं, एक और अच्छी चीज बताता हूं। D9 में 7th हाउस के ऊपर जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव है, शादी वही कराता है। चाहे केतु देख रहा हूं, करा देगा शादी। केतु धर्म का कारक है, ये नहीं कहता वो शादी नहीं कराऊंगा, बाद में जरूर लठ बजे वो अलग चीज है। राहु भी शादी कराता है, राहु केतु तो वो है शादी कराते हैं, बाद में जो है वो कष्ट देंगे सॉलिड वाला। 7th हाउस पे जो शक्तिशाली ग्रह है, नमांशा कुंडली में देख लीजिए, एनालाइज करिए कौन सा पावरफुल ग्रह, जो ग्रह देखेगा वही शादी कराता है, सीधी सी बात, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे है क्या नहीं है। अब शादी के हाउस में मान लो 2nd हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो शादी कराएगा, क्यों कराएगा? भैया 2nd हाउस फैमिली है, समझ आया? 5वें घर में बैठे ग्रह शादी कराते हैं, क्यों कराते हैं? कारण संतान का भाव है, शादी के बाद आपको संतान चाहिए। 7th हाउस में बैठे ग्रह शादी कराएंगे, क्यों? कारण स्पाउस है आपका। अष्टम भाव क्या है आपका? बेडरूम, बेडरूम का सुख चाहिए आपको। 12वां घर क्या है? वो भी बेडरूम का सुख है, तो सुख है आपको चाहिए। स्त्री का तो वैसे भी अष्टम भाव उसका मांगल्य अर्थात उसका सिंदूर है। 8th हाउस का लॉर्ड कन्या की कुंडली में स्ट्रांग हो तो वो कन्या और उसके पति दोनों की आयु वृद्धि रखता है, ग्रह कोई भी हो। वैसे आयु का कारक ग्रह शनि होता है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए किसी का 2nd हाउस में राहु बैठा है, इसे कहते हैं शादी में चीटिंग होना। मान लीजिए कहा गया कि लड़का 50,000 कमाता है जी, 50,000 कमाता, बाद में पता लगा ये तो कमाई 25-30 हजार रुपए रहा था। 2nd हाउस में राहु होता है तो ये जो है गड़बड़ करा देता है। अब केतु आ जाए, दादा ने कह दिया पोते शादी कर ले, पता नहीं मैं कब लुढ़क जाऊं, मतलब डंडा दे दिया उसकी सोच में, वो फिर गुस्से में कहता है करा दो यार शादी, वो शादी भी गलत होती है। 2nd हाउस में राहु हो या 2nd हाउस में केतु हो, तो शादियों में गड़बड़ आ जाती है, हमको थोड़ा समझना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब जो है हमेशा याद रखिए, सैटर्न एंड जुपिटर का इसको बोलते हैं
ड्यूल ट्रांजिट, क्या बोलते हैं? ड्यूल ट्रांजिट। अगर ये ड्यूल ट्रांजिट आपके चार्ट में है, या तो ये 7th हाउस से लिंक करें या 7th लॉर्ड से लिंक करें तो शादी पक्का कराते हैं। बस उस दौरान शादी की दशा होनी चाहिए, महादशा नहीं है, अंतरदशा होनी चाहिए। प्रत्यंतर दशा हो, शादी हो जाएगी। इसको ड्यूल ट्रांजिट कहते हैं। मैं क्लास के अंदर इसमें 4 ऑप्शन बताता हूँ, एक नहीं 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से एक भी ऑप्शन लग जाए, शादी 100% हो जाएगी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब आता है विवाह का सुख। हमेशा कोई भी डिविजनल चार्ट देखना हो, चौथा घर देखिए, वो सुख है। नमाज कुंडली में 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो विवाह के बाद सुख नहीं है। मान लीजिए नमांशा कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हैं 4th हाउस में, पर D1 चार्ट में अशुभ ग्रह बैठे हैं 4th हाउस में, तो विवाह के शुरू में खटपट, बाद में प्यार आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। हमेशा नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोच करके चलें। अब मान लीजिए कि कोई फीमेल के लिए ज्यादा कहता हूं मैं, अगर मंगल बैठा है 4th हाउस में, क्योंकि मंगल दिग्बली नहीं है, यहां दिग्बली होता है। यहां मंगल वैसे भी पीड़ित है, काल पुरुष के अनुसार इट इज बीइंग ट्रीटेड एज ए डेबिलिटेशन साइन के अंदर है। तो 4th हाउस में अगर मंगल है तो वो कन्या के लिए अच्छा नहीं है, विवाह जीवन खराब कर देगा। आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भुकुट और नाड़ी। देखिए हमारे 36 गुण होते हैं, भुकुट के होते हैं 7 और नाड़ी के 8 होते हैं। भुकुट का पहले अर्थ समझिए, भुकुट का अर्थ होता है लेन देन, वे एक दूसरे को प्यार लेना और देना, ये एक लेन देन भुकुट का है। क्लियर है? भुकुट दोष जो है उसके 7 पॉइंट है। रिलेशनशिप भी कह सकते हैं बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, ये भुकुट दोष होता है। फिर एक होता है आत्मा का मिलन, जो मैं क्लास में रिवील करूंगा। यानी वाइफ को पता लग जाएगा मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत है, और हस्बैंड को पता लग जाएगा मेरी वाइफ को कोई पीड़ा है। इसको कहते हैं आत्मीय मिलन। फिर एक होता है मन का मिलन। फिर तीसरे लेवल पर आता है फिजिकल रिलेशन। वो मार्स और वीनस का मैंने आपको अभी ट्राइन वाली थ्योरी सिखाई थी। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वन इज आत्मीय रिलेशन, सेकेंड इज मना संबंधा, तीसरा जो है भौतिक संबंध, भोग करना एक दूसरे ने, वो 3 प्रकार के संबंध होते हैं। अब आप समझिए जितने सॉफ्टवेयर हैं आपके, आप उस पर डिपेंड रहोगे, कभी मैच मेकिंग होगी नहीं, गलत होती है 110%। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। अब देखो, अब आप बड़े ध्यान से समझिए। मैं गोत्र बताता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर गोत्र कैसे फीड होते हैं। अब आता है मारीच गोत्र। मारीच के अंदर नाम आते हैं ऋषि को, मारीच आएगा, वशिष्ठ आएगा, अंगीरा आएगा, इसके अंदर नक्षत्र होते हैं। क्लियर है? फिर आएगा अत्रि आएगा, फिर अत्रि के बाद पुलस्स्य आएगा, फिर पुलाहु आएगा, फिर करातु आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इन ऋषियों से वो नक्षत्र फीड कर दिया, किसमें? सॉफ्टवेयर में। चलिए, हो गया फीड। अच्छा जी, आ जाइए अब अंगीरा में गए हम। अंगीरा ने हमारे के अंदर बताया कृतिका, मघा, अनुराधा, घनिष्ठा। क्लियर है जी? ये अंगीरा में, ये सॉफ्टवेयर के अंदर अंगीरा ऋषि के ये नक्षत्र आए। अब मान लो लड़का कृतिका में है, कन्या अनुराधा में है, तो वो नो बोल देगा, नो मैच मेकिंग। वो कह देगा सेम है, सेम गोत्र आ गया। क्या आ गया? गोत्र। मैं जो टेक्निक पढ़ाऊंगा, मेरी एक क्लास में रेखा जी थी बॉम्बे से। सेम नक्षत्र में शादी की जा सकती है, कोई दोष नहीं होता। क्योंकि क्या होता है
कि इसके अंदर जो ये दोष आएगा, नाड़ी दोष जिसे बोलेंगे, गोत्र का भी बोलते हैं, इसमें संतान की प्राप्ति, रिटार्डेड चाइल्ड पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सेम नक्षत्र में कोई दोष नहीं लगता, बशर्ते आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। आप कर सकते हैं शादी, कोई दोष नहीं लगता, मिलाते रहो। बहुत अच्छा रिश्ता आया लड़के का, सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही फीड करा आपने, लड़का कृतिका का था, कन्या अनुराधा की थी, उसने बोला जी नहीं मिलता, सीधा 8 पॉइंट माइनस होंगे। और जब आपको मैं मैनुअल सिखाऊंगा, मैनुअल आप 1 मिनट लगेगा आपको, पढ़ाऊंगा 5 मिनट के अंदर, आप अपनी पलक झपकने से पहले ही देख के बता दोगे हाँ ये शादी हो सकती है। इतना इजी टेक्निक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी शादी अपनी जन्म तिथि पे ना करें, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज मैं आई एम बोर्न ऑन अष्टमी तिथि, मैं अंग्रेजी डेट की नहीं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई बर्थ डेट। सपोज आई एम बोर्न ऑन अष्टमी तिथि, अब पंडित जी से आपने मुहूर्त निकाल दिया, पंडित जी ने भी बाई चांस अष्टमी तिथि का मुहूर्त निकाल दिया, हो गया बेड़ा गर्क, 36 के 36 गुण को चूना लग गया। जिस माह में पिता की शादी हुई है उस माह में आप विवाह नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स हैं। मान लो किसी परिवार में कन्या सबसे छोटी है और लड़का परिवार में सबसे बड़ा है, नहीं कर सकते शादी। ये बड़े बुजुर्गों के नियम हैं जो ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिलेंगे आपको, ये ट्रेडिशनल फॉर्म कहते हैं। दोनों बड़े होने चाहिए। हाँ, उस लड़की से शादी कर सकते हैं अगर वो पिता की इकलौती संतान है, अब हो सकती है शादी, बड़ी भी वही हुई ना, छोटी भी वही हुई। लेकिन मान लो कोई कन्या तीसरे चौथे नंबर पे है और लड़का परिवार में सबसे बड़ा है, तो नहीं कर सकते। अब इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लड़का सबसे छोटा हो परिवार में लड़की सबसे बड़ी हो, नहीं कर सकते शादी, दिक्कतें आएंगी 501, बाद में फिर उपाय खोजते फिरो जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पंडित जी देखते हैं कि जो आपकी जन्म राशि है, मैंने क्या कहा, जन्म राशि। मान लीजिए किसी का चंद्रमा वृष राशि में बैठा है, यहां ना बिठा करके मैं कहीं और बिठा देता हूं, 2 नंबर राशि यहाँ है, चंद्रमा यहां बैठा है। अब आ गया 1, 12, 11, 10, 9। गोचर का चंद्रमा अपने से अष्टम नहीं होना चाहिए, अगर है तो गड़बड़ कर देगा, सीधी बात। गोचर का चंद्रमा फेरों के समय जो है वो नुकसान करता है। क्लियर है? इजी वे में चलना है हमको, हमको ज्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है। बहुत सारे क्लास में मैसेज कर रहे हैं, वो अपने चार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, सीखने नहीं है, स्टडी करना है उनको अपना चार्ट। तो भाई किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लो, फ्री का चंदन घिसमरे नंदन। मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगी। सब लोग जब डिस्काउंट कहते हैं ना और ये फ्री के चक्कर में रहते हैं, जुपिटर खराब हो जाता है। पहले बता रहा हूँ, जुपिटर कारक होता है धन का, संतान का, ये सुखों का हरण होके रहता है। चेक करके देख लो, जिन्होंने ये कर्म करे हैं उनसे पूछ के देख लो, उनका जुपिटर एप्लिकेशन में आ जाएगा। फैक्ट बता रहा हूं मैं। और एक बार बार कोई सज्जन लिख रहा है मेरा अष्टम में चंद्रमा है, जब तक आपकी माता जीवित है आप राजा हैं, जिस दिन माता गई आप जीरो हैं, बस ये याद रखना, मेरी बात रिकॉर्डिंग में है और ये यूट्यूब पर आएगी लाइफ टाइम के लिए। जिनका भी चंद्रमा अष्टम भाव में होता है, जब तक माता जीवित है वो व्यक्ति राजा है, जिस दिन माता गई दुनिया से, जीरो, द पर्सन इज जीरो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द मैसेज, ट्राई टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। मैं एक बात ये एकाग्रता से कहता हूं, और सूत्र कभी भी मैं ऐसे नहीं पढ़ाता जो ना लगते हो, मैं सूत्र वही पढ़ाता हूं जो 110% वर्क करते हो, बेकार के सूत्र नहीं पढ़ाता। जहां थोड़ा सा भी डाउट आता है मैं वहां साथ ही बोल देता हूं प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी वाली संभावना है। अब मैं बढ़िया बात बता रहा हूं, कभी भी फेरे जब लें, बड़े ध्यान से सीखिए। अभी मैंने चंद्रमा का बताया, गोच, अब आपका चंद्रमा यहां है, आपका 2 नंबर का चंद्रमा यहां था, जिस दिन आपने फेरे लिए, अष्टम का चंद्रमा मैंने एक सिखा दिया नहीं है, पहला रूल समझ आ गया।
अगला रूल समझो, मान अभी राहु कहां चल रहा है, मेष राशि में। उस दिन अगर चंद्रमा, जिस दिन आपने फेरे लिए, यहां चंद्रमा गोचर कर रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा शादी का, पहले बता रहा हूं मैं। लग गया ना, राहु चंद्रमा का योग बड़ा शानदार प्यार वाला। जिस दिन फेरे लेने हैं उस दिन राहु और चंद्रमा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, आई एम टेलिंग यू, सिंपल सी बात है। सपोज समवन, अब एक सूत्र तो बहुत सारे हैं, मैं सिखाने को यहां सिखा देता हूं, क्या दिक्कत है। शनि यहां बैठा है किसी का, और ट्रांजिट का मंगल इसके ऊपर गुजर रहा है, फीमेल का चार्ट है, लग गई लंका उसकी शादी की। 36 में से 32 गुण मिलाए थे ना, मिला लो, अपना क्या जा रहा है। वैसे भी नाड़ी में जब मैं पढ़ाता हूँ, मंगल शनि धक्के खाने का राजयोग है, ये बेचारे बायोडाटा ही बनाते रहते हैं, मेरी सैलरी अच्छी मिलेगी, मिलती मिलती है नहीं इनको, नौकरी बदलते रहते हैं मेरे को अच्छी सैलरी के लिए। कह रहे नहीं हो, तो हमको ये चीजें सारी समझनी है। अब क्या होता है कि देखिए चंद्रमा 7th हाउस में, अरे वाइफ जो है ना रूट के मायके जरूर जाएगी, डोंट माइंड यार, जाने तो आ जाएगी, कहाँ जाना है उसने। इसको कहते हैं रूट कर जाना फिर आना। मेरे पास एक बहुत बड़े गस्टेड ऑफिसर आई, फीमेल थी, क्लास 1 ऑफिसर है, बहुत पावरफुल है इस समय। तो मैंने उनसे प्यार से पूछा, मैंने कहा जी आप रूट के गए थे ना मायके अपने, बोले हाँ गए थे, कंफर्म किया। तो मैं अपनी क्लास के अंदर कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्म होते हैं, और चलते हैं। सूर्य से भी हम देखते हैं वाइफ रूठ के जाती है फिर आती है, और जिनका सूर्य 7th हाउस में, उनका तो बेड़ा गर्क है, खत्म कहानी। कैसे खत्म कहानी, बड़े ध्यान से सीखिए। हमेशा ग्रहों के साथ ना काल पुरुष कुंडली को माइंड में रखिए। अब आपने माइंड में रखा काल पुरुष कुंडली को, हो गया नीच का, चाहे यहाँ वो मेष राशि का है किसी का उच्च का, पर काल पुरुष तो वो नीच का है। मैं अपनी क्लास में सूत्रा जब पढ़ाता हूँ ना, सूर्य 7th हाउस में, तो 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं साथ में पूछता हूँ बड़े प्यार से। तो कोई बिजनेसमैन वाले भी लोग आते हैं, तो मैंने कहा जी आपको जो है जब शाम होती है, सनसेट का टाइम होता है, तभी ऑर्डर आते हैं आपको। ही सेड यस इट इज बीइंग कंफर्म, रीजन बिहाइंड योर सन सिटिंग इन द सनसेट टाइम, चेक। सनसेट की वाली दिशा में बैठा है, पश्चिम दिशा है या अस्त होने वाली दिशा है, सिंपल, इसमें क्या दिमाग लगाना। तो इसमें क्या होता है, पति या पत्नी एक दूसरे को त्याग करने की भावना भी दे देता है। ईगो है ना सूर्य, ईगो आ गई। त्रेता युग क्या था, ईगो आधार था। रामचरितमानस, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कह दिया फाइनल है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब आपका शुक्र के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ मेल, शुक्र और केतु इकट्ठा बैठा है, आपको वो पत्नी मिलेगी। दिस इज योर प्रीवियस बर्थ कर्स, वन शुड टेक इट इन माइंड। whosoever having Venus and Ketu anywhere in the chart, आपको वो पत्नी मिलेगी जो आपने पूर्व जन्म में जिसको प्रताड़ना दी थी, वो अब आप इस जन्म में आपका बैंड बजाएगी। ये याद रखकर चलना, मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो वो पीड़ा न्यूनता की तरफ जाएगी। जुपिटर खुद 6 8 12 का स्वामी है, मारा गए बाधकपति है, वो देख रहा है, वो कमी नहीं करेगा, वो तो बढ़ा देगा फिर इसको। अब एक और सूत्र अच्छा सा सिखाता हूं। बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, उससे 12वें घर में शुक्र बैठा है, आपको वही पत्नी मिलेगी जो पूर्व जन्म में आपकी पत्नी थी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपको वही पत्नी मिलेगी जो पूर्व जन्म में आपकी पत्नी थी। यानी आपका लेन देन बाकी था, अभी भी आपका क्या बाकी था, लेन देन बाकी है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। अब आपको एक बढ़िया बात बता रहे हैं कि छठे घर का स्वामी रेट्रो हो, वक्री, रेट्रो मीन्स वक्री, क्लियर है, और उसकी दशा लग गई, तलाक की दशा है। तलाक नहीं मिलना क्योंकि रेट्रो है, धक्के खिलवाएगा कोर्ट के जरिए, तलाक नहीं मिलेगा भैया, इससे तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग ही कर लो ना म्यूचुअल। तलाक तो मिलना नहीं तुमको, तुमको वहां धक्के खाने हैं कोर्ट के अंदर, क्या फायदा उन चीजों का। तो हमको उस चीज को समझना है। अब एक और अच्छी बात बताते हैं आपको, ड्यूल मैरिज की।
ड्यूल मैरिज। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूँ, सूत्र पढ़ा मैं ये रहा हूँ, मेरा रिदम है। जिनका सूर्य थर्ड हाउस में, सेवंथ हाउस में, 11th हाउस में हो ना, उनको प्यार से समझा दो, दिन में सपने मत देखा करो। भगवान कसम उस लेवल के सपने देखते हैं जो इस जन्म में पूरे नहीं हो सकते आपके। मैं गस्टेड अफसर बन जाऊंगा, अरे भैया तू क्लर्क बन जा, बहुत बड़ी बात है। ये दिन में सपने देखते हैं ये, इनको बोलो दिन में सपने नहीं देखने, सीधी बात, नो बकवास। अब आता है रीमैरिज, देयर आर सो मेनी सूत्रास ऑफ रीमैरिजेस। फॉर एग्जाम्पल, वीनस बैठा है ड्यूल साइन में, मान लो किसी का मिथुन लगन है, शुक्र यहाँ बैठा, बैठ गया ड्यूल साइन में, लगन कुंडली में चल रहा। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बना बृहस्पति, बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठ गया, हो गया बेड़ा गर्क, दो मैरिज के योग बन गए। क्योंकि कारक जो था वो बैठा ड्यूल साइन में, और बृहस्पति जो कि सेवंथ लॉर्ड है अपनी राशि में क्या बैठा है, वो भी ड्यूल साइन में। और रीमैरिज कब होगी, तलाक कब होगा, जब बृहस्पति या शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी, दोबारा फिर से आएगी तो दोबारा आपको राजयोग प्राप्त होगा, दोबारा घुड़चढ़ी करिए, मजे लीजिए। आगे चलते हैं। अभी जो मैंने सूत्र बताया था, वीनस एंड राहु, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, ऑल दीज थिंग्स, इट आल्सो गिव्स यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये योग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है, काइंडली कीप इट इन माइंड। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिनकी भी कुंडलियों में 10th हाउस की दशा हो, उनके घर में ना 10th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, खटपट होती है, कॉमन है, चलता है। टेक इट इजी, बच्चों का ध्यान रखें, कंप्रोमाइज करके रखिए, जिंदगी काटनी है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अगर 7th हाउस में मंगल शुक्र हो या 8th हाउस में यही युति आ जाए, इट आल्सो गिव्स यू ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मेल हो या फीमेल हो उससे कोई लेना देना नहीं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है। बात सिंपल सी है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो मंगल है 7th हाउस में, मंगल, इसको राहु ने देख लिया, मान लीजिए यहां से देख लिया या यहां से राहु ने देख लिया, एस्पेक्ट तो आ गया। विडोहुड का योग दे देगा, किस एज में देगा भगवान जाने। कभी किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी ना करें, आपकी गणना गलत हो सकती है। आप ज्यादा काम खाम के प्रधानमंत्री ना बने यमराज के, ठीक है। कुछ नहीं है, अगले को महामृत्युंजय मंत्र दीजिए सो दैट उसकी आयु की श्री वृद्धि हो। Jupiter Ketu gives also a Vida yoga, especially for the females. If any female having anywhere in the chart Jupiter Ketu gives a Vida yoga. ये सिंपल से, तो ऐसे बहुत सारे सूत्रस आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है। ये क्लास स्टार्ट होगी कल, यानी 18 है सितंबर 2023, 8 ये क्लास स्टार्ट होगी शाम को 7 बजे, 7 PM से लेके 8 PM को स्टार्ट होगा। डेली क्लास होगा, 5 क्लासेस का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको, एसेस वैसे मिलता नहीं है। मेरी एक क्लास में एक देवी जी आई हैं, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, शी कंफर्म दैट शी हैड पेड मोर देन 50,000 फॉर सम क्लासेस। वो क्लास डिलीट हो जाती हैं, जितने भी ऐप के अंदर आपको क्लास या ईमेल के द्वारा क्लास मिलती हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6 मंथ बाद वो ऑटो डिलीट हो जाती है। मेरी क्लास जो है आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। इसका जो फी है दैट इज ओनली 2,777 ओनली। भाई जिन्होंने 20-20 50,000 फूके हैं ना, एक बारी गलती से मेरे 2-3 2,000 या 5,000 वाला ही कोर्स होता है मेरा, 2,000 समथिंग होता है, तो 2,777 है या 5,333 होता है, 10 क्लास का जब मैं कभी पढ़ाता हूँ। तो आप पढ़कर देखिए, मैं उंगली पकड़ के चलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा इजी वे में चलता हूँ। जब तक समझ नहीं आता मैं आगे नहीं चलता, क्लास में किसी को मैं म्यूट नहीं करता। एवरीवन हैज अ राइट टू इंटरप्ट इन बिटवीन ऑफ द लेक्चर। आप बोल सकते हैं बीच में, सर मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या दिक्कत। भाई आप समझना ही तो आए हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या किसी का कोई क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट करें,
क्वेश्चन उसी का मैं ले सकता हूँ जिसका कैमरा ऑन है। जिनका कैमरा ऑन नहीं है मैं उनको पहले से प्रणाम कर देता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ। क्लास यानी कल से स्टार्ट होगी 7 से 8 बजे। अगर किसी का कोई क्वेरी है, डाउट है, वो अपना पूछ सकते हैं मेरे से। किसी का कोई क्वेरी या डाउट क्लास से रिलेटेड, पर उन्हें कैमरा ऑन करना। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।